नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको प्रभाववाद पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में यथार्थवाद को पढ़ा था। प्रभाववाद यानी इम्प्रेशनिज्म 19वीं सदी का कला आंदोलन है, जो छोटे पतले अभी तक दिखाई देने वाले ब्रश स्ट्रोक, खुली संरचना, इसके बदलते गुणों में प्रकाश के सटीक चित्रण पर जोर देते हैं। यानी प्रभाववाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी ब्रश के स्ट्रोक और प्रकाश पर इन लोगों ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है और रंगों को मिश्रित करके लगाने की बजाय उन्हें पास स्ट्रोक के रूप में लगाया है, जिससे आंखें उन्हें मिश्रित करके स्वयं देख सके। प्रभाववाद का उदय पेरिस स्थित कलाकारों के एक समूह के साथ हुआ, जिसकी स्वतंत्र प्रदर्शनी उन्हें 1870 और 1880 के दशक के दौरान प्रमुखता में ला दिया था, यानी उन्हें फेमस कर दिया था। प्रभाववाद 19वीं सदी का कला आंदोलन था। पेरिस स्थित कलाकारों के मुख्य संगठन के रूप में प्रारंभ हुआ, जिसकी स्वतंत्र प्रदर्शनी ने कला दर्शकों में उन्हें प्रतिष्ठा दिलाई। ऐसे कई कलाकार हुए थे, जैसे मोने, माने, सिस्ले, देगा। तो इन लोगों ने, इनकी चित्र प्रदर्शनियों ने इन्हें एक मंच प्रदान किया। प्रभाववाद इस शब्द का प्रयोग भी इन्हीं चित्रकारों ने सर्वप्रथम किया था। इन कलाकारों में फ्रेडरिक वेजिल, पॉल सेजान, एडवर्ड माने, क्लाउड मॉनेट, कैमिल पिसारो, ऑगस्टे रेनॉइड और अल्फ्रेड सिस्ले आदि थे। प्रभाववाद का फ्रांस में पारंपरिक कला समुदाय ने कठोर विरोध किया। जो मतलब पहले से चले आ रहे थे, जो समूह, कलाकार समूह, उन्होंने इस नए वाद का यानी नए आंदोलन का विरोध किया। इस आंदोलन का नाम क्लाउड मॉनेट की कृति इम्प्रेशन सनराइज से निकला, जिसने आलोचक लुई लेराय को ले शेरिवेरी में प्रकाशित एक समीक्षा में यह शब्द गढ़ा। मतलब उन्होंने इस प्रदर्शनी की समीक्षा करते हुए यह नाम सर्वप्रथम दिया और यही नाम इस इज्म का यानी इस वाद का पड़ गया। प्रभाववाद का मूल सिद्धांत चराचर सृष्टि की दृश्य घटनाएं, प्रसंग, सौंदर्य से ओतप्रोत है और कलाकृति के निर्माण के लिए किसी काल्पनिक या महत्वपूर्ण विषय होने की आवश्यकता नहीं है। कलात्मक सृजन मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ नहीं। भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंधित रखती है, विषय से नहीं। प्रभाववादी चित्रण के लिए कलाकार प्रकृति से शहरी दृश्य एवं दैनिक जनजीवन के सामान्य घरेलू सामाजिक प्रसंगों को चुनते थे और इस विचार से कुछ विद्वान प्रभाववाद को यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। नेचुरली ये उसके बाद आया था, मतलब ये यथार्थवाद के जस्ट बाद आया था, तो कुछ विद्वान इसको यथार्थवाद का ही परिवर्तित रूप मानते हैं। सुंदर यंग योजना में स्पष्ट तुली का संचालन प्रभाववाद की आधुनिक चित्रकला को देन है। प्रभाववाद के कारण आधुनिक कलाकारों में स्वतंत्र विचार से व्यक्तिगत अनुभूति के अनुसार चित्रण करने का साहस आ गया था। प्रभाववाद से ही कलाकारों को विचारों के आदान प्रदान का महत्व ज्ञात हुआ। प्रभाववाद का अध्ययन किए बिना आधुनिक कला की विशेषताओं को समझना असंभव है। प्रभाववादी चित्रकारों ने वैज्ञानिक अध्ययन करके परंपरागत अंकन पद्धतियों में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और आधुनिक कला की अंकन पद्धतियों की नींव डाली एवं कलाकार के विषय के प्रति दृष्टिकोण को भी नए विचार प्रदान किए। ये हम पेंटिंग देख रहे हैं, ये प्रभाववाद की ही एक पेंटिंग है। प्रभाववाद के सिद्धांत। प्रभाववादी चित्रकार दृश्य के अंतर्गत वस्तु के यथार्थ रूप सादृश्य की ओर ध्यान नहीं देते थे। उनका लक्ष्य वस्तु संचय पर हुए वातावरण व प्रकाश के समूचे प्रभाव को चित्रित करना था। यानी जो वस्तु चित्रित करने जा रहे थे उन पे जो प्रकाश पड़ रहा है और उस प्रकाश में वो कैसी दिखाई देती है, उनका उद्देश्य मेन उसे चित्रित करना था। अर्थात समय एवं ऋतु परिवर्तन के साथ वही वस्तु संचय उनके लिए भिन्न चित्र विषय बन जाता है। बदलते हुए प्रकाश के साथ
वही वृक्ष उनको हरा, पीला, लाल, जामुनी इस तरह बदलते हुए रूप में दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश से दृश्य पूर्ण रूप से व्याप्त है। अतः उनको अंकित करने के उद्देश्य से प्रभाववादी चित्रकारों को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना पड़ता है। सीमित अर्थ में आधुनिक कला की वस्तु निरपेक्षता की ओर मार्गक्रमण में प्रभाववाद एक आरंभिक चरण था। कट्टर प्रभाववादी चित्रकार मोने कहते हैं, यदि वे जन्म से अंधे होते व उनको अचानक दृष्टि प्राप्त होती तो कितना अच्छा होता, जिससे वस्तुओं के बारे में जरा सा भी पूर्व ज्ञान नहीं होने के कारण वस्तु पर हुए प्रकाश के परिणाम को वे विशुद्ध रूप से चित्रित कर सकते थे। वस्तु के निजी रंग और आकार का ज्ञान नहीं होने के कारण वे केवल देखकर उस क्षण में वे वस्तु के नेत्र पटलीय परिणाम को रंगों द्वारा पट पर उतारते, यानी प्रकाश को इम्पोर्टेंस दिए। मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रभाववादी चित्रकारों ने प्रकाश को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। तो मतलब मौने तो यहाँ तक ही कहते हैं कि अगर वो किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते पहले से और एकदम से जैसा प्रकाश उस पर पड़ा है, काश केवल के उसी प्रकाश के प्रभाव को वो अंकित कर पाते तो कितना अच्छा होता। प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रण के मुख्य विषय थे प्रकाश व वातावरण। प्रभाववादी चित्रकार माने के अनुसार किसी भी चित्र में सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है प्रकाश। चित्रकला में प्रकाश के महत्व के बारे में प्रभाववादियों के जो विचार थे, उनमें गोया के कुछ विचारों को अंतिम रूप दिया गया। गोया कहते थे, प्रकृति में रेखा कहाँ है, मुझे तो केवल प्रकाश व अप्रकाशित आकार ही दिखाई देते हैं। यानी जो डार्क और जो लाइट दोनों के बीच में अपने आप एक रेखा बन जाती है, वही रेखा है। चित्र में कोई अलग से रेखा नहीं होती। नेत्र पटलीय परिणाम को प्रभाववाद में दिए गए महत्व के कारण प्रभाववाद को नेत्र शैली नाम भी दिया गया। दृश्य को अंकित करने की प्रभाववादियों की नई पद्धति को देखकर पॉल मार्क्स ने लिखा है, ये चित्रकार जरूर किसी नेत्र दोष से पीड़ित हैं। प्रभाववादी चित्रकार दृश्य के अंतर्गत वस्तु संचय को एक ही समय में देखता है, यह उनकी संपात दृष्टि है। प्रभाववादी चित्रों में वस्तु के आकारों को ठोसपन नहीं होने का यही कारण है कि उनके चित्रों का संपूर्ण क्षेत्र सौम्य चंचलता से सचेत होता है। रचनात्मक एवं अभिव्यंजनावादी कलाओं की दृष्टि से यह बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसको अनुभव करके उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों ने नई दिशाओं को अपनाया। किंतु इससे प्रभाववाद का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों को भी अपने कलात्मक उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रभाववादियों की स्वतंत्र अंकन पद्धति को परिश्रम व अध्ययन के साथ में आत्मसात करना पड़ा। प्रभाववादी चित्रकारों की आधुनिक कला को सबसे बड़ी देन है रंगांकन की शुद्धता और कलाकार के मूलभूत सृजन स्वतंत्रता की स्थापना। यदि प्रभाववादियों द्वारा यह कार्य नहीं होता तो 20वीं सदी की कला के विकास का प्रारंभ ही नहीं होता। प्रभाववाद चित्रकारों ने रंग संगति एवं अंकन पद्धति में जो क्रांतिकारी परिवर्तन किए, उसके पूर्व चिन्ह हमको द्रिलाका की कला में प्रतीत होते हैं। कूची द्वारा बनाए गए धब्बे व लकीरों को द्रिलाका चित्रण में कायम रखते, उनको वे फ्लो शितास कहते। 19वीं सदी में परंपरावादी चित्रकार प्रथम सुनियंत्रित बाह्य रेखाओं से आकारों को पट पर अंकित करते और उन आकारों में से एक से रंग की चिकनी परत देकर रंगांकन करते थे। बाह्य रेखा के महत्व को घटाकर हल्की गहरी छटाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों के आकार को स्पष्ट करते थे। इस पद्धति को माने ने अपनाया। प्रभाववादी चित्रकार इसको छटाओं द्वारा अंकन भी कहते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन से इसका पर्याप्त विकास भी किया। उन्होंने रेखा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि रेखा केवल कल्पना की निर्मित है, उसका प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं है। प्रभाववादियों ने अपनी रंगांकन पद्धति में भी काफ़ी मौलिक परिवर्तन किए। वे प्रत्येक रंगीन क्षेत्र को भिन्न शुद्ध रंगों में अंकित करने लगे, जिससे उनको मूल व पूरक रंगों संबंधी वैज्ञानिक सिद्धांतों से काफ़ी मार्गदर्शन हुआ।
विज्ञान के रंग विषयक नए आविष्कारों को पढ़कर उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उनको ज्ञात हुआ लाल रंग के समीप हरे, नारंगी के समीप नीले और पीले के समीप जामुनी को अंकित करने से वह अधिक प्रकाशमान दिखाई देते हैं। संक्षेप में पूरक रंगों को समीप अंकित करने से वे एक दूसरे की चमक बढ़ा देते हैं एवं समीकरण का परिणाम मिश्रण के परिणाम से अधिक तेजस्वी होता है। उनके इस रंगांकन पद्धति को इंद्रधनुषी रंगांकन भी कहा गया। प्रभाववादी क्रांति का मूल उद्देश्य था दृश्य के क्षणिक दृष्टि प्रभाव को चित्रकार की बौद्धिक कल्पना एवं रचना के रूढ़िबद्ध नियमों से मुक्त करके छाया चित्र के समान यथार्थ चित्रण करना। यह उद्देश्य ऐसा था कि चित्र के लिए किसी विशेष विषय का होना या नहीं, अतः प्रभाववादियों के आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वही चित्रण की योग्यता। उनके चित्र में कल्पना की सहायता से विचार पूर्वक परिवर्तन करना वे अनुचित मानते थे। प्रभाववादियों का प्रकृति चित्रण अधिक निरपेक्ष था। उन्होंने प्रकृति की स्वतंत्र व्यक्तित्व देकर ऋतु व समय के अनुरूप विभिन्न अवस्थाओं में चित्रित किया। जैसे कोई व्यक्ति चित्रकार मानव को चित्रित करता है। मोने के प्रकृति चित्रण इस बात के समुचित और बहुत ही सुंदर उदाहरण हैं। बाहरी स्थानों पर जाकर प्रत्यक्ष चित्रण करना प्रभाववादियों की विशेषता थी, जो बाहरी स्थान चित्रण नाम से भी प्रसिद्ध है। देगा इस तरह बाहर जाकर चित्रण करने के विरोधी थे, किंतु मोने, पिसारो व सिसली इस पद्धति के निष्ठावान उपासक थे। मोने ने इस उद्देश्य से शिकारा भी बनवाया, जिस पर बैठकर वे नदी के किनारों के दृश्य को चित्रित करते थे। प्रभाववादी कलाकार जहाँ भी देखता वहाँ उसको सौंदर्यपूर्ण कलात्मक विषय मिल जाते। उसके लिए उसे किसी किताब या इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। औद्योगिकरण से दुनिया में नवीन चेतना आ गई। कारखाने, रेलगाड़ी, लोहे के पुल, जहाज व यंत्र प्रकृति के साथ सदृश्य सौंदर्य के नवीन अंग बन गए। प्रभाववादी चित्रकारों ने कार्य कक्ष की सीमाओं से बाहर जाकर संसार के वास्तविक सौंदर्य को अनुभव करने को प्रेरित किया। 1876 में दुरांती ने लिखा था, अब हम मानव को उसके आसपास के वातावरण से भिन्न नहीं मानते। सन्यासी की तरह कार्य कक्ष में बंदी होकर स्वर्ग प्राप्ति हो सकती है, किंतु हम चाहते हैं चित्रकारी सीमित स्थान को छोड़कर मानवता के खुले वातावरण में आ जाए। वेनर हाफ्टमैन के शब्दों में प्रभाववाद आशावादी भौतिकवाद का ही एक रूप है। इस प्रकार प्रभाववाद तकनीक में विषय वस्तु के विवरणों के बजाय उसके सार को पर्दे पर उतारने के लिए रंग के छोटे और मोटे स्पर्श का उपयोग करते थे। एक जीवन सतह तैयार करते हुए रंगों को यथासंभव कम मिश्रित करते हुए आसपास लगाया जाता था। रंगों का दृश्य मिश्रण दर्शकों की आंखों में होता। प्राकृतिक प्रकाश के उपयोग पर जोर दिया जाता। वस्तु दर वस्तु रंगों के प्रतिबिंब पर नज़दीक से ध्यान दिया जाना ही प्रभाववाद की विशेषता है। आज हमने ये प्रभाववाद के सिद्धांत देखे। अब हम प्रभाववाद से रिलेटेड आर्टिस्टों के बारे में अपने अगले वीडियो में जानेंगे।